नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज साइंस कर रहे थे, परिवहन पब्लिकेशन, जो कि आज ये तीसरा लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 है बल एवं न्यूटन के गति विषयक नियम से संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा बल है जो संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, दो चुंबक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, या ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाला पेशी बल। ऑप्शन नंबर सी, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी वस्तु आवेशित वस्तु पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, या पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल। इनमें से आपको संपर्क बल बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है, देखो मैं अगर बल की बात करूं तो बल के प्रकार जो एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल वह बल होता है जो किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, यंत्र या निकाय द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, यंत्र या निकाय पर प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आरोपित किया जाता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, जो पेशी बल होते हैं वो संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी संपर्क बल का उदाहरण है। बाकी अन्य तीनों ये असंपर्क बल के उदाहरण हो जाए। ठीक है, अगला है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाला पेशी बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि पेशी बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में होती हैं। वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है वो असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सभी असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित बलों में कौन से बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है? आपसे ये पूछा गया है सॉरी, इनमें से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, बताएं। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, और रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो इनमें से जो हो जाएगा, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, सतह के मध्य घर्षण बल, ये आपका संपर्क बल हो जाएगा, तो ये नहीं है। और आपका रस्सी से खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक और चार ये संपर्क बल के उदाहरण है, और दो और तीन किसके? असंपर्क बल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। क्या जो बल होता है केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है? कागज की शीट से रगड़े जाने पर एक्स्ट्रा स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। घर्षण बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। इनमें से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 और 4 क्या है? सत्य है भाई। ठीक है, और जो 3 का है ये गुरुत्व घर्षण बल के कारण नहीं, गुरुत्व बल के कारण। किसके बल? गुरुत्व बल के कारण जो है ना, नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है केवल सही। 2 और 4, 1 और 3 गलत है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्यों गलत है भाई 1 और 3। बल के कारण गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है तथा स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। गुरुत्वीय बल के कारण नदियों के पानी नीचे की ओर बहता है। तो भाई जो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया था? 1 में यह दिया था कि बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं, नहीं ये बात गलत थी। केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता, रोका और चलाया भी जा सकता है। ये बात आपको ध्यान देना है। बल बल ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, क्या जो घर्षण बल होते हैं
गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, बात तो एकदम सत्य है भाई। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगर किसी वस्तु को त्वरित करना है तो क्या असंतुलित बल की, ये भी बात सत्य है। दोनों बातें इसमें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका भैया? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम आगे अभी चर्चा करेंगे घर्षण बल के बारे में, है ना। घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और आपका हो जाएगा लोटनी घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण में होता क्या है, जब एक सतह स्थिर सतह पर स्थित किसी वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है परंतु वह वस्तु गतिमान नहीं होती है, वो होता है आपका स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आपका सर्पी घर्षण है, इससे 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 फिर लोटनी घर्षण। तो ये क्रम ध्यान देना, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, इसके बाद लोटनी। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है। इसको आपको आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। क्या किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व का माप है? एकदम बात सत्य है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। केवल वस्तु के गति की अवस्था में नहीं, ये बात गलत है, केवल ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर है। आपको सही कथन बताना था, केवल इसका 1 सही है, 2 क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कथन तो असत्य है क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। विराम या गति, उसमें केवल गति दिया था इसलिए वो गलत था। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व या दिशा का जड़त्व या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप बस में बैठे होंगे तो अचानक जब ब्रेक लगता है तो आप पीछे की ओर जाते हैं, तो ये है विराम का जड़त्व। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर ए दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर विराम के जड़त्व के कारण गिरते हैं क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है और आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को ध्यान पूर्वक देखिए और इसका सही आंसर दीजिए। सूची 1 को सूची से के साथ आपको मिलान करना है। जड़त्व के प्रकार हैं, इधर जड़त्व के उदाहरण हैं। दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और यह है आपका गति का जड़त्व। ठीक है, देखो कंबल को पीटने पर धूल के कणों का जो अलग होना ये विराम का जड़त्व होता है, क्योंकि जो धूल होते हैं कंबल में विरामावस्था में रहते हैं। दिशा का जड़त्व क्या है? बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की, जब बस मुड़ती है तो यात्रियों को बाहर की ओर जो झुकाव होता है वो दिशा का जड़त्व होता है। ये बचा गति का जड़त्व। तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना, ये होता है गति का जड़त्व। तो ऑप्शन हम लोग चॉइस कर लेते हैं भाई, ए का है 2 और बी का 1। ए का 2 और बी का 1 किसमें है? सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोग लाइक से सब्सक्राइब भाई जरूर कर दीजिए अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो। ठीक है, प्रश्न नंबर देखो हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 है, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हो? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि देखो यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था में है, उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब हम उस पर कोई बल लगाएंगे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या तो गति में है, उसमें परिवर्तन तभी होगा जब उसमें हम कोई बल लगाएंगे। तो ये होता है पहला नियम, है ना। पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं का यह प्रवृत्ति जो होती है उनके जड़त्व कारण होती है, यानी कि पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना। बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बात एकदम सत्य है भाई। अभी मैंने जो आपको बताया
न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, यह भी बात सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर सी दिया है वो लोग सभी सही हो जाएंगे भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगर आप लोग को चाय पीना है तो आ जाइए। प्रश्न नंबर है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल बात सही भाई। P बराबर होता है mu, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ये बात एकदम सत्य है प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, संवेग द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के, नहीं भाई, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ना कि त्वरण। तो ये बात हो गई गलत, तो जहां पर 2 है वहां पर गलत कर दो भाई। बचा क्या, 3 और ए, यानी कि ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि पहला सही है। संवेग की दिशा वेग की दिशा, संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है, बिल्कुल बात सही है भाई। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। जिन्होंने आंसर बी दिया है वो लोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 9 का। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, बल का गुणनफल है। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। ठीक है, अब मैं मात्रा की बात करूं तो भाई इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। सही पद्धति में एक न्यूटन होता है, एमगेज पद्धति में एक डाइन भी होता है, इसका मात्रक होता है ना। और अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा, और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो बल का फार्मूला आपको मिलता है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, F बराबर जो एम ए मिलता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यह बल के सूत्र उनको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 11। नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग उत्पन्न करता है। बताएं, क्या समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग उत्पन्न करता है? बात एकदम सत्य है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पिंड के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता भाई, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात गलत हो गई। बल को न्यूटन की ग्राम में भी मापा जाता नहीं भाई, बल को न्यूटन प्रति किलोग्राम में नहीं मापा जाता भाई, न्यूटन में या डाइन में माप सकते हैं, या आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में भी मापा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या बातें गलत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 11 का। ठीक है, संवेग, संवेग यानी P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, 2 और 3 क्यों असत्य हैं? क्योंकि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए जाने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन है, परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। ठीक है, मात्रा की बात करें तो गिग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है बल का मात्रक, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है भाई? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए बताएं। क्रिकेट के खेल के मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। ठीक, एकदम बात सही है भाई, उदाहरण है इसका। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों का कुशन या बालू पर कूदना, यह भी बात सही है। किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी में ढेर से बाहर हो जाना, ना ये बात नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 का आंसर बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तीन, जो तीसरा था वो प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा था वो किसका है? प्रथम नियम का उदाहरण है।
अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में होता है। क्या दो पिंडों के बीच जो बल होता है सदैव समान और एक दिशा में होता है? नहीं भाई, बात क्या हो गई, ये बात गलत हो गई। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक वस्तु पर कार्य करते हैं, ये भी बात भाई, क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है वो एक वस्तु पर नहीं, अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों बातें क्या है, गलत है। आपको सत्य कथन बताना था, तो कोई भी बात इसमें सत्य नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 14। आवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बल तथा समय का गुणनफल आवेग होता है। क्या बल और समय का गुणनफल आवेग होता है? अच्छा, चलो। संवेग परिवर्तन की दर आवेग को निरूपित करती है या संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 इसका सही है। तो क्या है, इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल। आवेग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से 1 और 3 सही है, क्योंकि जो बल और समयांतराल, ठीक है, के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल होता है। दो असत्य है, क्योंकि क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल को निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर आना, ये भाई ये बात सत्य है। नाविक का नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये भी बात सत्य है। सड़क पर चलना, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। तीनों बातें क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, अगर आप दीवार में मुक्का मार रहे हो तो आपकी भी तो प्रतिक्रिया होगी, आपके दर्द होगा ना। है, ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीनों बातें में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है प्रश्न नंबर 15 में। अगला प्रश्न नंबर 16। लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर भाई करिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको चयन करना है। कथन क्या है, गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। गोली और जो बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, एकदम बात सत्य है। गोली का संवेग परिवर्तन बंदूक के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, तभी संरक्षित रहता है, तो ये भी बात सत्य है। और जो कारण है वो इसका कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 16 का। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर है 17। कथन और कारण वाला ये भी प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है सही। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से स्वयं को गति में ला सकता है, सही बात है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहुबल क्रियाशील नहीं है तो इसका समय परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहुबल क्रियाशील नहीं है तो इसका समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तभी तो सीटी बजाने वाला जो व्यक्ति है अपने आप को स्वयं गति में ला सकता है। यानी दोनों बातें सत्य हैं और जो कारण है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मुन्ना, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 17 का। अगला है प्रश्न नंबर 18। यदि घर्षण ना हो तो वस्तु जो गतिशील है, अगर घर्षण नहीं है, जो वस्तु गतिशील है तो वो अपनी गति की अवस्था में ही रहेगी। किसमें रहेगी, अपनी गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उसमें कोई बाबल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि।
बर्फ सड़क से सख्त होती है। अच्छा, सड़क बर्फ से सख्त होती है। या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आखिर बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में क्या घर्षण घर्षण बल कम लगता है भैया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर है 20। घर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके घर्षण को घटाया जाता है। नहीं, घर्षण को घटाया नहीं, घर्षण को उसमें बढ़ाया जाता है, ना कि घटाया जाता है। बात गलत हो गई भाई, क्योंकि आपको सत्य कथन बताना है। कबड्डी खिलाड़ी मिट्टी रगड़कर घर्षण को बढ़ाते हैं ताकि प्रतिद्वंदी की अच्छी तरह पकड़ सके। बिल्कुल बात सही है भाई। द्रवों तथा गैसों द्वारा उत्पन्न घर्षण को कर्षण कहते हैं। यही बात सत्य है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। बिल्कुल बात, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी कि 2, 3, 4 सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। एक गलत है, क्यों? क्योंकि जो ब्रेक प्रणालियों से जो ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके घर्षण को हम बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं, इसलिए क्या है 1 इसका गलत था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, अगला है प्रश्न नंबर है 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। नहीं भाई, बात गलत है। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण का मान होता है, इसके बाद सर्पी है, इसके बाद लोटनी है। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। बात तो एकदम सही लग रही है, क्यों? तो भाई सी बात सही है। स्थैतिक घर्षण लोटनी घर्षण से कम होता है। नहीं भाई, बात गलत है। बाल बेरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर देता है। यह भी बात सत्य है। यानी कि 2 और 4 क्या है सही? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। अगला है, जहां पर डाउट हो आप लोग भी कमेंट कर देना अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, कथन क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या है? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 22। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 23। निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन से कथन सही है? अभिकेंद्र बल यानी कि केंद्र की ओर लगता है। एक होता है अपकेंद्र बल जो भैया परिधि की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर। एक अभिकेंद्री बल अंदर यानी अंदर की ओर केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्री बल। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? आपको सही आंसर, आप लोग इसमें सही आंसर पूछा है। हाँ, सही आंसर पूछा है। बताइए क्या दे रहे हैं आंसर? साइकिल सवार का वृत्ति मोड़ पर मुड़ना। बिल्कुल बात सही है। अगर केंद्रीय बल नहीं लगेगा तो नहीं तो वो पलट ही जाएगा। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना। ठीक है, ये भी बात सही है भाई। डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति, ये भी बात सही है। ये तीनों बातें क्या है? अभिकेंद्री बल से उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे जो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर है भाई। कार्य ऊर्जा और जो शक्ति है, इस लेक्चर को हम लोग कल देखेंगे। सभी लोग भैया लाइक शेयर कर दो। डेली मैं एक चैप्टर आपको रेगुलर एक क्लास में आपको दूंगा इसमें से। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी है। पूरा एनसीईआरटी आपको देखो, इससे भी जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।